श्रीमान रामचंद्र जंगड़ा। धन्यवाद मान्यवर। अप्रोप्रिएशन बिल नंबर 2 के ऊपर आपने मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया है। मेरे से पूर्व माननीय सांसदों ने काफ़ी सभी आंकड़ों के ऊपर भी और बजट के मुख्य जो विशेषताएं हैं उनके ऊपर भी बात की है। मान्यवर, आमतौर पर बजट के विषय में लोग अनुमान लगाते हैं कि इसमें करों में क्या छूट दी गई है, कर किस वस्तु के ऊपर बढ़ाया गया है, इनकम टैक्स में कितनी छूट दी गई है या मुफ्त की योजनाएं कितनी बनाई गई है। लेकिन ये बजट उन बातों के ऊपर फोकस नहीं करता है। इस बजट का मुख्य लक्ष्य 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। मान्यवर, अगर बजट को किसी विशेष वोट बैंक को, किसी क्षेत्र विशेष को लक्ष्य करके कि हमें इसके माध्यम से कोई राजनीतिक लाभ मिल सकता है, अगर बनाया जाएगा तो उसको संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण का बजट हम नहीं कह सकते हैं। वो एक वोट बैंक का बजट हो सकता है। लेकिन 2014 के बाद से इस परिपाटी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। देश का जब भी बजट बनता है तो देश के संपूर्ण विकास के लिए बजट बनता है। किसी वोट बैंक को लक्ष्य करके वोट बजट नहीं बनता है। पीछे का अगर इतिहास देखेंगे तो हमारे देश में राजनीतिक लाभ के लिए जो मुफ्त की कल्चर एक चली, उसने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। हम चुनाव पूर्व में घोषणाएं कर देते हैं, अगर हम सत्ता में आए तो बिजली फ्री दे देंगे, हम सत्ता में आए तो आपके बिजली के बिल माफ कर देंगे, हम सत्ता में आए तो आपका कर्जा माफ कर देंगे। इस किस्म की जो मुफ्त की कल्चर की जो बात होती है, उसके माध्यम से बजटों का निर्धारण होता रहा है। और मान्यवर, उसके कारण आज राष्ट्र के अंदर बहुत सी समस्याएं पैदा हुई है। आज हमारे सामने चुनौतियां क्या है, उन चुनौतियों को हम किस तरह से बजट के अंदर प्रावधान करके लक्ष्य करके उस चुनौतियों से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आज हमारे सामने समस्याएं क्या है, उन समस्याओं के समाधान के लिए बजट के अंदर क्या प्रावधान किए गए हैं, यही बजट का एक मुख्य लक्ष्य होता है, यही बजट की एक सुंदरता होती है। मान्यवर, देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है पर्यावरण की। दिल्ली जैसे राष्ट्रीय राजधानी में वायु की गुणवत्ता इतनी खराब हो जाती है कि सांस लेने के लायक वो वायु नहीं रहती है। पीछे चर्चा हो चुकी है, मैं उसी को फिर रख रहा हूं। जो देश के बड़े बड़े शहर हैं, चाहे मुंबई है, चाहे चेन्नई है, चाहे कोस्टल एरिया के अंदर भी, जब बारिश होती है तो एक किस्म का शहर भी समुद्र बन जाता है। वाटर लॉगिंग की समस्या आती है। कितने ही हमारा जो खेती का क्षेत्र है, थोड़ी वर्षा के बाद जलमग्न हो जाता है, बाढ़ क्षेत्र हो जाता है। गांव के अंदर भी आज अगर हम देखते हैं तो तालाब पीने के लायक किसी में पानी नहीं बचा है। कभी हम तालाबों में नहाते थे, गांव में हम पैदा हुए, वृक्षों के ऊपर से छलांग मार मार के तालाब के अंदर छलांग लगाते थे, नहाते थे। पशु भी तालाबों से पानी पीते थे। आज गांव के तालाब इतने प्रदूषित हैं, पशु पानी पीने की बात छोड़ो, अगर गलती से पशु उस तालाब के अंदर एंटर कर जाए तो ट्रैक्टर से रस्से बांध के निकालना पड़ेगा। इतनी बुरी हालत है। मान्यवर, अब देखने की बात यह है कि ऐसी स्थितियां पैदा क्यों हुई है। मैं इसमें एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा, जो जैसे मैं कह रहा था, जब ये लोक लुभावनी और मुफ्त की कल्चर की जो घोषणाएं होती हैं और चुनाव से पहले कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिसके माध्यम से राष्ट्र का कितना ही नुकसान हो, लेकिन हमें चुनाव में वोट मिल जाए,
तो ये परिस्थितियां पैदा होती हैं। मैं बात करूंगा, बहुत समय पहले हमारे हरियाणा में ही एक नेताजी ने कह दिया कि मैं सत्ता में आए तो सबके कर्जे माफ कर देंगे। अब लोगों ने कर्ज इसलिए ले लिया कि भरना तो है ही नहीं, माफ तो हो ही जाना है। मतलब कर्ज किसी काम करने के लिए नहीं लिया गया, कर्ज लेने का टारगेट ही यह था कि ले लो, ये भरना तो है ही नहीं, माफ हो जाना है। किसी ने घोषणा कर दी कि हम बिजली फ्री कर देंगे। पंजाब के अंदर एक बार ऐसी घोषणा हुई थी कि हम बिजली फ्री कर देंगे। अब सत्ता में भी वो लोग आ गए, अब बिजली आने लगी 2 घंटे। अब लोगों ने कहा कि नेताजी ये क्या है, बिजली तो 2 घंटे भी नहीं मिलती, सारी रात मच्छर काटते हैं, सारा दिन पसीने के अंदर तरबतर रहते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि मुफ्त बिजली तो इतनी मिलोगी। फ्री की कल्चर तो ऐसे ही होती है। इसी तरह मैं जैसे हरियाणा प्रदेश की चर्चा कर रहा था, अब पहले घोषणा कर दी हम सत्ता में आए तो सबका कर्जा माफ कर देंगे। अब लोगों ने कर्जा इसलिए ले लिया कि भरना तो है ही नहीं, माफ तो हो ही जाएगा। लेकिन जब बैंकों के नोटिस गए और जमीन के बैंक से नोटिस गए कि आपकी जमीन जो है ना जब्त की जाएगी, बैंक को दे दी जाएगी, और जब लोग गए वहां पर कि नेताजी ये क्या हुआ, आप तो कह रहे थे कर्जा माफ कर देंगे, तो कहते हैं कि अपना कर्जा आप भरो और नेताजी को माफ करो। कर्जा माफी नहीं हुई। यानी इस किस्म के जो देश के अंदर एक राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए घोषणाएं की गई, उनके कारण सारी समस्याएं पैदा हुई। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इन काफी बातों के ऊपर चर्चा की है। अब हमारे सामने, जैसे मैं बिजली की बात कर रहा था, 2014 में हरियाणा में भी पहली बार बीजेपी की सरकार आई। हालात ये थे, 2 घंटे बिजली नहीं मिलती थी गांव के अंदर। लेकिन आज के ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री हमारे माननीय मनोहर लाल जी, उस समय मुख्यमंत्री हरियाणा के थे, इतना काम बिजली के ऊपर किया गया। मेरा गांव जगमग गांव के नाम से योजना चलाई गई। सभी गांव के अंदर मीटर बाहर खंबे के ऊपर लगाए गए। बिजली के बिल भरने के लिए इंसेंटिव दिए गए, प्रेरणाएं दी गई। पीछे के उनके जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगे हुए थे वो माफ किए गए। बिजली निगमों में बिजली के उत्पादन में सुधार के लिए योजनाएं की गई। और आज मैं कह सकता हूं, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें 24 घंटे बिजली मिलती है। ये होता है देश का विकास। अब मुफ्त की घोषणा कर देंगे तो लोग क्या करते हैं, हमने देखा है। अब कर दिया हम बिजली माफ कर देंगे, मुफ्त में बिजली दे देंगे। माले मुफ्त दिले बेरहम, मुफ्त का माल बेरहमी से खर्चा जाता है। मुफ्त के माल को लोग इसी तरह से खर्च करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे देखे गांव में, ऊपर पानी की टंकी है, एक डंडे के ऊपर तार लपेटे और बिजली के खंभे के ऊपर डायरेक्ट कनेक्शन किया और टंकी के अंदर वो तार छोड़ दिए, सारा पानी गर्म हो जाए, सारा गर्म पानी से घर नहाता रहे, क्योंकि बिजली का बिल तो आना नहीं है। माले मुफ्त दिले बेरहम। लेकिन उससे क्या होता है, जिस ट्रांसफार्मर के ऊपर 100 किलोवाट का लोड है और हमने 400 किलोवाट का लोड कर दिया तो ट्रांसफार्मर जल जाता है। फिर कई दिन तक ट्रांसफार्मर चेंज नहीं होता, फिर लोग चिल्लाते रहते हैं। ये स्थिति जो राजनीतिक लोग तत्कालिक लाभ के लिए जो ऐसी घोषणाएं करते हैं, उसके कारण ये समस्याएं पैदा होती हैं, देश का विकास अवरुद्ध होता है। लेकिन मान्यवर, 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारत के अंदर ये सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार बनी है, हम एक एक योजनाओं की अगर समीक्षा करेंगे तो किसी वोट बैंक को टारगेट करके योजना नहीं बनाई गई है। वोट बैंक को टारगेट करके बजट के अंदर प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि समग्र विकास के लिए देश के बजट का निर्माण किया गया है, निर्धारण किया गया है, पैसों का निर्धारण किया गया है। अभी मेरे से पूर्व नरेश बंसल जी जो बात कर रहे थे, रसिया के अंदर एक दिन हम पढ़ रहे थे कि जब कोई बच्चा ग्रेजुएट होता है तो पूरे देश का भ्रमण कर चुका होता है, अपने पूरे देश के बारे में उसको पता होता है।
लेकिन हमारे बच्चे ग्रेजुएशन कर जाते हैं, लेकिन उसको अपने प्रदेश का भी पूरा पता नहीं होता है। अब इसके लिए भारत सरकार ने कितने ही ऐसे कॉरिडोर विकसित किए हैं, और उसके साथ साथ जैसे बंसल जी भी कह रहे थे, 10,000 युवा उनको प्रशिक्षण देने का, गाइड का प्रशिक्षण देने का प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया है, ताकि वो अच्छी तरह से जो देश के एक, जिसको हम कह सकते हैं आज जो तीर्थाटन है, वो केवल मात्र तीर्थाटन नहीं रहा, वो उसके साथ साथ वो टूरिज्म भी हो गया है। अब अगर हम हरिद्वार कभी ना कभी केवल गंगा स्नान के लिए जाते थे, लेकिन आज हरिद्वार केवल गंगा स्नान के लिए नहीं जाते, टूरिज्म के लिए भी जाते हैं। वहां ठहरने के लिए 5 स्टार होटल भी बन चुके हैं। तो देश का ये विकास है, तीर्थाटन के साथ साथ एक टूरिज्म का भी विकास हुआ है। और इसके लिए जो हमारे देश के प्रमुख तीर्थ हैं, उनको कैसे रेल कॉरिडोर से जोड़ा जाए और उनके समुचित विकास के लिए क्या क्या बजट के अंदर प्रावधान हो, इस बजट के अंदर उनके सब के लिए राशि रखी गई है। चाहे वो काशी विश्वनाथ वाराणसी का हो, चाहे वो अपने तेलंगाना में हैदराबाद में जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं उनका हो, चाहे किसी भी देश में किसी भी कोने में जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, उसके अंदर सबका, जैसे इसमें अभी मैं जिक्र कर रहा था, सबको आपस में जोड़ के और उनको एक रैपिड रेल के साथ जोड़ने की व्यवस्था की गई है, ताकि पूरे देश के लोग उनको जान सकें, देश की संस्कृति को जान सकें। अभी मेरे हरियाणा के अंदर मैंने पिछले भी अपने वक्तव्यों में जिक्र किया था, राखी गढ़ी के अंदर खुदाई चल रही है, हड़प्पा कालीन संस्कृति। मान्यवर 8,000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन संस्कृति हमारे हरियाणा प्रदेश में मिली है। उसके साथ साथ लोथल, धोलावीर, आदि चनलूर, सारनाथ, हस्तिनापुर, ले महल सहित पुरातत्विक स्थलों को यानी एक वाइब्रेंट और एक्सपीरियंशियल कल्चर डेस्टिनेशन के माध्यम से जीवंत अनुभव ताकि लोगों को हो, उनके ऊपर जाके, उस स्थान के ऊपर जाके देख सकें कि इस भारत की संस्कृति कितनी प्राचीन है और कितनी समृद्ध संस्कृति हमारे देश की थी। ये देश के प्रत्येक बालक को, प्रत्येक स्टूडेंट को जानकारी हो सके, इस बजट के अंदर उन बातों का प्रावधान किया गया है। और मान्यवर, लंबे समय से इस देश के अंदर एक क्लर्कों के निर्माण की शिक्षा चलती रही, मैकाले की शिक्षा पद्धति चलती रही, और उसके माध्यम से देश में क्लर्क पैदा होते रहे। और उस शिक्षा का परिणाम क्या आया? आज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, उसके हाथ में कोई हुनर नहीं होता है, वो पीएन की नौकरी के लिए अप्लाई करता है कि मेरा गुजर बसर हो जाए। यानी एक देश के लिए शर्म का विषय है ये, अगर कोई ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एक पीएन की नौकरी के लिए अप्लाई करता है, उसके हाथ में कोई हुनर नहीं होता है, तो उस शिक्षा के मायने क्या है? इस बजट के अंदर देश के अंदर 15,000 विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों, इनके अंदर वोकेशनल एजुकेशन का प्रावधान किया गया है, टेक्निकल एजुकेशन का प्रावधान किया गया है, ताकि मेरे देश का कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट निकलता है तो उसके हाथ में भी एक ऐसा हुनर होना चाहिए कि वो सरकारी नौकरी की तरफ ना जाए और कोई न कोई अपना काम धंधा विकसित करके अपनी रोजी रोटी, अपना गुजारा कर सके। यही तो शिक्षा की सार्थकता है। केवल मात्र के क्लरिकल ज्ञान दे दिया, और एक पोस्ट ग्रेजुएट लड़का एक चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई करता है, तो उस शिक्षा के मायने क्या है मान्यवर? तो मैं जो बात कह रहा था कि देश की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, देश के अंदर बीमारी कहां पर है, उस बीमारी के निराकरण के लिए बजट के अंदर क्या प्रावधान है, यही बजट की एक सुंदरता होती है, ये बजट की विशेषता होती है। मान्यवर, जैसे मैं कह रहा था, इस बजट के अंदर केवल लोक लुभावने घोषणाओं की बात नहीं है। अब ग्रामीण भारत, हमारा भारत के बारे में कहा जाता था कि 80% भारत की जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है, और ग्राम देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है कृषि है। लेकिन आज कृषि की देश की जीडीपी के अंदर धीरे धीरे जो भागीदारी था वो घट रही है,
और हमने लंबे समय तक एक शिक्षा के माध्यम से सर्विसेज सेक्टर में तो हमने पूरी दुनिया के सर्विस दे दी। आज अगर बाहर जाएंगे तो भारत के इंजीनियर अमेरिका में मिल जाएंगे, भारत के प्रोफेसर अमेरिका में मिल जाएंगे, कनाडा में मिल जाएंगे, इंग्लैंड में मिल जाएंगे, भारत के डॉक्टर वहाँ पर मिल जाएंगे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ पर मिल जाएंगे। हमने सर्विसेज सेक्टर में तो पूरी दुनिया को सेवाएं दे दी और देश की 50% जीडीपी जो है वो सर्विस सेक्टर के ऊपर निर्भर हो गई। आज उसके कारण क्या हुआ, सॉफ्टवेयर कंपनियां खड़ी हो गई। आज हम हैदराबाद जाएं, यहाँ दिल्ली के नज़दीक गुड़गांव है, कंक्रीट की दीवारें खड़ी हो गई, कंपनियों ने अपने ऑफिसेस बना लिए। लेकिन हमने जो वास्तविक जो देश की अर्थव्यवस्था का जो आधार था, हम गुड्स का निर्माण करते थे और उनका निर्यात करते थे, उस विषय में लंबे समय से देश में कोई चिंता नहीं की गई। इस बजट के अंदर खास तौर पर 2014 के बाद से जितने भी बजट रखे गए हैं और इस बजट के अंदर भी, यानी प्रत्येक वस्तु का निर्माण भारत के अंदर हो, भारत आयातक नहीं निर्यातक हो। जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बात की कि हम सेमीकंडक्टर तक भी स्वदेशी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हर चीज छोटी से छोटी हम बाहर से आयात करते रहे। मैंने पीछे भी अपने एक उल्लेख किया था कि भारत के अंदर बेरोजगारी ये क्यों हुई, क्योंकि शिक्षा में वोकेशनल टेक्निकल जो एक रुझान था वो चला गया और क्लरिकल शिक्षा देश को दी जाती रही। जब कभी भी बाहर कोई जरूरत पड़ी, अब पिस्टल की जरूरत पड़े स्पेन से मंगा लो, चक्कू की जरूरत पड़े इंग्लैंड से मंगा लो, कार की जरूरत पड़े तो जापान से मंगा लो, कंप्यूटर की जरूरत पड़े जापान से मंगा लो, घड़ी की जरूरत पड़े स्विट्जरलैंड से मंगा लो। फिर देश का कारीगर क्या करता? देश का कारीगर तो निहत्था हो गया। जो अंग्रेजों ने नीति अपनाई थी कि इस देश का कच्चा माल बाहर ले जाके और वहां से निर्माण करके इसी देश में फिर निर्यात कर दें, वो नीति आजादी के बाद भी चलती रही और धीरे 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 इस देश का कारीगर जो समाज था वो ओबीसी की सूची के अंदर आ गया, पिछड़े वर्ग की सूची में, जो कभी न कभी अग्रणी सूची के अंदर था और देश की अर्थव्यवस्था का आधार था। ये मैंने पीछे भी उल्लेख किया था। आज देश के जितने भी कारीगर क्लास की जो विश्वकर्माइट जातियां जिनको बोलते हैं, वो पूरे देश के अंदर हम निरीक्षण करेंगे तो ओबीसी की सूची के अंदर आ रही हैं। जो लोग एक एक चीज का निर्माण करते थे और पूरी दुनिया के अंदर उनका निर्यात होता था, आज वो आर्थिक रूप से पिछड़ के सामाजिक रूप से भी पिछड़ गए। उनकी देश के अंदर ये परिस्थिति आ गई। इस बात की तरफ आजादी के बाद ध्यान ही नहीं दिया गया। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई 2014 के बाद से इस लक्ष्य इस और किया गया कि प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट तौर पर कहा कि ये मेरे देश के विश्वकर्माइट जो लोग हैं, चाहे बढ़ई है, चाहे लोहार है, चाहे सुथार है, चाहे कुम्हार है, चाहे सोना सवणकार है, चाहे ठठेरा है, ये लोग ही देश के असली निर्माता हैं और यही देश में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगे। यही लोग देश में मेक इन इंडिया का सपना साकार करेंगे। ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बार बार अपने संबोधन में किया गया। अब सवाल पैदा होता है कि इन लोगों के हाथ में स्किल देने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई है, ये लोग अपना धंधा स्थापित करें, उसके लिए बजट में क्या प्रावधान है। आज तक कभी इस और किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी बजट के अंदर ये प्रावधान किए कि नहीं गए। इस बजट के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए और जो देश के अंदर कारीगर क्लास के जो लोग हैं अपना काम धंधा स्थापित कर सकें, उसके लिए विदाउट एनी कोलेटरल गारंटी ऋण देने की व्यवस्था की गई है, ताकि देश के अंदर आत्मनिर्भरता का जो सपना है प्रधानमंत्री जी का वो पूरा हो, हर चीज का निर्माण इस देश के अंदर हो। मान्यवर, अब मैं बात करूंगा खेती की। हमारे देश के अंदर एक समय ऐसा था कि हम अनाज खाने के लिए पूरा नहीं था। अब देश में हरित क्रांति आई, बीजों का विकास हुआ, पेस्टिसाइड आए, केमिकल फर्टिलाइजर आए, सिंचाई के साधन भी बढ़े, ट्यूबवेल्स बढ़े, देश के किसान ने मेहनत की और आज भारत खाद्य क्षेत्र में 140 करोड़ की आबादी में
इतने बड़े एक जनसमूह को मुफ्त में अनाज देने के बाद भी भारत के पास सरप्लस अनाज है, वो विदेशों को भी निर्यात करता है और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश आज भारत है। लेकिन मान्यवर, हरित क्रांति के साथ साथ खेती के एक ऐसे सिस्टम के हमारे ऊपर हमारा देश का किसान चल पड़ा जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी की कंजम्पशन हो और ज्यादा से ज्यादा खेती के अंदर लागत आए। अब उसके बाद क्या हुआ? अब किसान की तो बात वाजिब है, उसको एमएसपी मिलनी चाहिए, लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, उसकी डिमांड वाजिब है और वो सरकार दे रही है। 24 फसलों पर हरियाणा में एमएसपी भी दी जा रही है और पूरे देश में भी माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हम किसान की आमदनी को इतना करना चाहते हैं कि उसकी दुगनी आमदनी करना चाहते हैं और उस तरफ कदम बढ़ाए गए हैं। लेकिन मान्यवर, कितने क्षेत्र में जमीन की उत्पादक अक्षमता खत्म हो गई और बिना यूरिया के इस्तेमाल के जमीन के अंदर कुछ पैदावार हम ले ही नहीं सकते और खाद्यान्नों की गुणवत्ता के ऊपर भी इतना असर आया कि बहुत से खाद्यान्न खाने के लायक नहीं रहे। आज पंजाब में कितनी कैंसर की बीमारी बढ़ गई, हर आदमी डायबिटिक है, किसी के कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, कोई हार्ट अटैक का मरीज है। यानी इस तरह से छोटी छोटी उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, शुगर की बीमारी हो जाती है। इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय की गंभीरता को सोचा और ये देखा कि हमारा देश तो मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, मोटे अनाज का हिंदुस्तान सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्यों ना हम किसान को इस बात के लिए प्रेरित करें, क्यों ना हम किसान को प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित करें। अब देश का कितना बड़ा बजट यूरिया आयात के ऊपर खर्च होता है, कितना बड़ा बजट अपना डीएपी आयात के ऊपर खर्च हो जाता है। और आज एक समस्या है, देखिए वर्ल्ड के अंदर जो ये एशिया के अंदर जो पश्चिम एशिया में जो युद्ध की स्थिति आ गई, इसके कारण कितने हमारे जहाज रुक गए। उधर से हमारे यूरिया डीएपी वगैरह भी आता था और बुआई के लिए यूरिया भी चाहिए, फिर उसके बाद फसल के लिए ना बुआई के लिए डीएपी चाहिए, फिर उसके बाद यूरिया चाहिए। अब ये स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए पशुधन का विकास, गांव के अंदर पशुधन का विकास हो और पशु का गोबर और मूत्र, इन दोनों से हम स्वदेशी खाद के माध्यम से प्राकृतिक खेती करें जिसमें खाद्यान्न की गुणवत्ता भी बढ़े, देश में बीमारियों की समाप्ति हो और उसके साथ साथ जो देश का बहुत बड़ा बजट जो यूरिया और डीएपी आयात के अंदर खर्च होता है वो देश के विकास के ऊपर वो पैसा लगे। इस और बजट के अंदर विशेष तौर से ध्यान दिया गया है मान्यवर। और मैं कह सकता हूं कि आज भारत देश ने पूरी दुनिया को G20 के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने समझा दिया कि खाद्यान्न के मामले में जो मोटा अनाज है वो सेहत के लिए सबसे बढ़िया अनाज होता है और वही पूरे दुनिया के जो देश आए G20 में उनको दिखाया, खिलाया और प्रधानमंत्री जी ने ये बता दिया दुनिया को और देश को भी कि हमारे अगर हमने सेहत रखनी है तो मिलेट्स का उपयोग करिए, खाद्यान्न के अंदर मोटे अनाज को खाइए। और इस बजट के अंदर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और मिलेट्स के उत्पादन में किसान को प्रोत्साहित करने के लिए ये प्रावधान किए गए। मान्यवर, कभी जब भारत एक था आज़ादी से पहले, हमारे देश में हथकरघा उद्योग बहुत ही विकसित उद्योग था। कहते हैं ढाका की मलमल इतनी मशहूर थी कि एक मलमल के थान को अंगूठी के अंदर से जो लोहा गुजार देता था। हस्तशिल्प के माध्यम से हमारा हथकरघा उद्योग इतना उन्नत हमारी टेक्नोलॉजी थी। लेकिन अंग्रेजों के कालखंड के अंदर विदेशी कंपनियां, पहली कंपनी कपड़े के उत्पादन की सूरत के अंदर लगी और बाकी हमारे देश का जो है ना मलमल भी, कपास भी इंग्लैंड के अंदर जाके वहाँ से कपड़ा बन के आता रहा। हमारे देश का जो है बेरोजगार हो गया। आज़ादी के बाद जब देश का विभाजन हुआ तो वो जो टेक्नोलॉजी थी बंगाल के अंदर तो है ही, हाँ वो बांग्लादेश के अंदर तो है ही, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मैं खुद गया हूँ। मैं जब हरियाणा प्रदेश में बैकवर्ड क्लासेस कल्याण निगम का चेयरमैन था तो मेरी इच्छा थी कि मैं पूरे देश के अंदर जितनी भी हमारी कल्याण निगम है अलग अलग प्रदेशों की, उनके अंदर जाके देखूं और कुछ ऐसी जातियां हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी उनके हाथों में है, उनको कैसे दोबारा इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से विकसित किया जा सकता है, उनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। तो मान्यवर, मैं वाराणसी गया
और वहां पर मैंने जो जुलाहे हैं, जो वाराणसी से बाहर जो गांव में जो क्लस्टर है, उनके घरों के अंदर जा जाके मैंने खड्डियों के अंदर देखा। तो उन्होंने ये बताया कि जी हम एक साड़ी को कम से कम भी हमें 10 दिन लग जाते हैं उतारने में, हाथ से जो साड़ी बनाते हैं, और हमें 400 रुपये रोज की मजदूरी मिलती है, यानी 4000 रुपये 10 दिन में हमें मिलते हैं एक साड़ी के ऊपर। हम साड़ी का जो निर्माण करते हैं, और वो साड़ी के अंदर मटेरियल कितना है, 3000 रुपये का। 3000 रुपये का मटेरियल है, बनाने का खर्चा है 4000 रुपये, हम उसको 10 दिन में उतारते हैं, और वो 7000 रुपये की साड़ी फिनिशिंग के बाद जब शोरूम में जाके बिकती है, वो 20-20, 25-25 हजार रुपये की वो साड़ी बिक जाती है। यानी जो साड़ी को बनाता है उसको सिर्फ 400 रुपये दिन के अंदर मिलते हैं। सारा दिन खड्डी के ऊपर खटाखट 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 सारा परिवार लगा रहता है, और जो मटेरियल उसको दे देता है वो उसी को अपने शोरूम पर ले जाके 25-30 हजार रुपये में उस साड़ी को बेचता है। अब ये कितना बड़ा एक देश के अंदर इस किस्म का, ये मैं तो अन्याय कहूंगा कि निर्माता जो है, जिसके पास सारी टेक्नोलॉजी है, वो जो सारे दिन उसका परिवार मेहनत करता है, वो तो दिन में 400 रुपये कमाता है, और जो 3000 रुपये का उसको मटेरियल देके उससे तैयार करवा लेता है, वो उसी के अंदर 20,000 रुपये कमा लेता है उस साड़ी के अंदर। उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, उनको एक मशीनी टेक्नोलॉजी देने के लिए क्या किया गया, वो उनके हाथों से ही साड़ियां बनाते रहे। तो उन्होंने बताया जी हमारे को अगर 3 लाख रुपए लोन मिल जाए तो हमें मशीन से जो खड्डी चलती है उसमें यही साड़ी जो हम 10 दिन में बनाते हैं वो हम 1.5 दिन के अंदर बना के तैयार करके दे सकते हैं। तो हमारी इतनी लागत घट सकती है, हमारे को मजदूरी फिर भी 4000 मिल जाएगी। इन चीजों के ऊपर लंबे समय तक देश में ध्यान ही नहीं दिया गया। अब जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से इन एक एक चीजों के ऊपर गंभीरता से ध्यान दिया गया है कि देश के जुलाहे को कैसे काम दिया जाए, देश के बढ़ई को कैसे काम दिया जाए, देश के स्वर्णकार को कैसे काम दिया जाए, देश के कुंभकार को कैसे काम दिया जाए। ये सारे जो छोटे जो शिल्पकार कभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था का आधार थे, इनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया था। 2014 के बाद से लगातार जितने भी बजट बने हैं उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए इसके ऊपर ध्यान दिया गया है। तो इसमें महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का प्रस्ताव किया गया बजट के अंदर, जिसमें खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए ब्रांड निर्माण, सुव्यवस्थित प्रशिक्षण, कौशल विकास, प्रक्रिया की गुणवत्ता तथा उत्पादन में के सुधार के द्वारा एक सुदृढ़ विकास करके बुनकरों, ग्राम उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये पहल करके ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने के लिए बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। मान्य, चलो मेरा समय कम है लेकिन काफी लंबा ये विषय है। मैं मेरी पार्टी का मेरी तरफ से बोलो। तो माननीय, इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि आज जो मैं कह रहा था कि समय की आवश्यकता क्या है। हमारे देश के अंदर कारीगरों के अंदर, शिल्पकारों के अंदर हुनर की कमी नहीं है, लेकिन आज समय की आवश्यकता क्या है। एक गांव के अंदर बढ़िया हल बनाना जानता है लेकिन हल की डिमांड नहीं है। बढ़िया बैलगाड़ी बनाना जानता है लेकिन बैलगाड़ी की डिमांड नहीं है। उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी से जब तक नहीं जोड़ेंगे, जो आज की टेक्नोलॉजी है, तब तक वो अपने हुनर का विकास कैसे दिखाएगा देश के अंदर। तो इन बातों के ऊपर आज जो समय की आवश्यकता है, हर चीज हमें इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम यानी इलेक्ट्रिकल चीजें आ गई। आज हमें चटनी भी बनाते हैं, कोई मसाला भी पीसते हैं तो घर में मिक्सी के माध्यम से पीसते हैं। पहले तो वो कुंडी होती थी, सोटा होता था, उसके माध्यम से हमारी माताएं करती थी। दूध भी बिलोया करती थी तो हाथ से करता था, वैसे चलती थी, हाथ से हमारी माताएं रही चलाती थी। आज वो सारा इलेक्ट्रिक माध्यम से सारा काम होता है। तो इलेक्ट्रिक उपकरणों के विकास के लिए इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया। और माननीय, जैसे मैं कह रहा था कि प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है। आज प्रदूषण का निदान क्या है? प्रदूषण का निदान है ई व्हीकल। ई व्हीकल किससे बनेगा?
बैटरी से बनेगा। बैटरी के लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा? अब जो बंसल जी जो चर्चा कर रहे थे रेयर अर्थ की बात, हमारे देश के अंदर इतने मिनरल्स हैं, कोई कमी नहीं है। अभी धारा 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक भंडार मिला है बैटरी बनाने का, जो एक मटेरियल का, अमेरिका के बाद सबसे बड़ा भंडार है। हमारे देश के अंदर मिनरल्स की कमी नहीं है। उस मिनरल्स के उत्पादन के लिए, शोधन के लिए, उपयोग के लिए, विकास के लिए बजटों में कभी प्रावधान ही नहीं किया गया। जिसकी भी कोई डिमांड आई विदेश से आयात कर ली, किसी भी चीज की देश में डिमांड बनी विदेश से आयात कर ली, यानी स्वदेशी उत्पाद के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। तो रेयर अर्थ के ऊपर मिनरल्स निकालने के लिए, उनके शोधन के लिए, उनके विकास के लिए इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया। और माननीय, जैसे मैं चर्चा कर रहा था प्रदूषण की, कोयले के ऊपर आधारित जो हमारे प्लांट हैं, यह सबसे बड़ा प्रदूषण का एक कारण है। किसी ने जोर दिया, अब लोगों को तो कह दिया कि मुफ्त बिजली दे देंगे, हमारी सरकार आ गई तो माड़े मुफ्त दिले बेरहम। अब आदमी ने जब बिजली का बिल ही नहीं देना है तो जो 10 उसका वाट का जो बल्ब जलाता था उन्हें 100 वाट का लगा लिया, बिजली का बिल तो भरना नहीं है। एसी भी लगा लिया, घर में डायरेक्ट कुंडी कनेक्शन कर लिया। अब लोगों ने एक बार आदत तो पड़ गई एसी की, अब दोबारा तो रह नहीं सकता। अब उसको डायरेक्ट बिजली दोगे वो चोरी करेगा, नहीं चोरी करेगा तो एसी कैसे लगाएगा? एसी का बिल देगा तो कहां से भरेगा? उसकी आर्थिक पोजीशन नहीं। ये समस्याएं जो है, ये लोक लुभावनी नीतियां जो चुनाव के कारण होती है ना, उनके कारण पैदा होती हैं। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं कह सकता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक एक चीज को माइन्यूटली सोचा है। और पूरे देश के अंदर जो सूर्य घर योजना जो चलाई गई है, आज 2-2, 3-3 किलोवाट के सरकार ने 70%, 80% सब्सिडी देके गरीब लोगों के घरों के ऊपर सूर्य जो सोलर पैनल लगा दिए, उसके माध्यम से बिजली की समस्या भी हल हो गई। और वो जो मुफ्त बिजली का जो आदत पड़ गई थी वो भी उनकी समस्या का समाधान हो गया और हर घर के अंदर बल्ब भी जलने लग गए। तो ये सारी समस्याओं का समाधान ई व्हीकल्स, इतनी बड़ी 4000 ई व्हीकल्स की पहले खेप के अंदर जो सप्लाई करने की जो बात कही गई है बजट के अंदर, इन सारी चीजों का एक एक चीज का गहराई से अध्ययन करके बजट के अंदर प्रावधान किया गया है। आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।